students, welcome in Pawan Math classes. I am Pawan Gupta. Today we are starting your integration chapter. Before starting integration, we are introducing calculus. Basically calculus क्या है? कैलकुलस जब हम समझ लेंगे तो कैलकुलस का ही एक ब्रांच है इंटीग्रेशन। तो पहले हम कैलकुलस के बारे में देखते हैं। कैलकुलस जो है दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। वन इज नॉन एज डिफरेंशियल कैलकुलस, and second is integral calculus. डिफरेंशियल कैलकुलस में आपने कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की स्टडी की है। अब इंटीग्रल कैलकुलस में आप इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इंटीग्रेशन में आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, वन इज इनडेफिनिट, अनदर इज डेफिनिट। उन दोनों टाइप का इंटीग्रेशन देखेंगे। उसके बाद आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे एंड उसके बाद आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जहां थोड़ा बहुत कैलकुलस, वो डिफरेंशियल कैलकुलस यूज़ होता है, मेनली हमें इंटीग्रल ही यूज करना होता है। बात आपके सामने ये आती है कि डिफरेंशियल कैलकुलस का मेन पर्पस क्या था, किसके रिगार्डिंग हम स्टडी करते थे। इंटीग्रल कैलकुलस का हमारा मेन पर्पस क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस में हम किसके रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। हमें कोई कर्व गिवन होता था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट के स्लोप्स के बारे में जब भी हमें थिंक करना होता था, हम इमीडिएटली डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में थिंक करना स्टार्ट करते थे। whenever we are having equation of a curve and we want slope of tangent at a point, then we are thinking about the differential calculus. हम उस समय डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में थिंक करते हैं। अब इंटीग्रल कैलकुलस का मेन पर्पस क्या है? whenever we are having function y is equal to fx and we want area बाउंडेड बाई दिस कर्व विद एक्स एक्सिस, हमें इस कर्व से एक्स एक्सिस के साथ कितनी एरिया बाउंड हो रही है। सपोज ये हमारा कर्व है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब एक्स एक्सिस के साथ कितनी एरिया बाउंड कर रहा है ये कर्व, इसके बारे में जब हमें थिंक करना होगा तो हम इंटीग्रल कैलकुलस की स्टडी करेंगे। तो इंटीग्रल कैलकुलस का बेसिकली जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो एरिया इवेलुएट करने के लिए है, एंड डिफरेंशियल कैलकुलस का जो हमारा फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो किसी भी पॉइंट पर, कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप कैलकुलेट करने का है। मतलब टुडे वी आर इंट्रोड्यूसिंग इंटीग्रल कैलकुलस। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बताना चाहते हैं, उसी के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ये बात कंफर्म होगी। आज हम इस पार्ट पे तो थिंक करेंगे नहीं, क्योंकि अब हमें जो है इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में सोचना है, तो हम अपने आप को इधर की साइड में ही फोकस करेंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है, दो प्रोसेस होती हैं हमारे सामने, एक होती है डिफरेंशिएशन की प्रोसेस और एक होती है इंटीग्रेशन। ये दोनों बेसिकली ऑपरेशन हैं। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ये दोनों ऑपरेशन है। जैसे आपने अलजेब्रा में एक एडिशन पढ़ा होगा, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, इसी तरीके से कैलकुलस में डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये दोनों ही ऑपरेशन होते हैं। डिफरेंशिएशन एक ऑपरेशन है, इंटीग्रेशन भी एक ऑपरेशन है। इन दोनों में एक रिलेशन भी है। जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप लोगों ने स्टडी की है कि सब्ट्रैक्शन इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन।
Similarly, division is the just reverse process of multiplication. Like this, please remember always, integration is the just reverse process of differentiation. Integration is the just reverse process of differentiation. तो बेटा इंटीग्रेशन का मीनिंग आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इंटीग्रेशन क्या है? इट इज़ द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या था। डिफरेंशिएशन वाज आल्सो ए प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट to find the derivative of dependent variable with respect to independent variable की जो प्रोसेस होती थी उसको हम डिफरेंशिएशन कहते थे। आपको रेट ऑफ चेंज जैसे निकालते हैं वो डिफरेंशिएशन में आपने देखा था। अब हम अपने आप को इंटीग्रेशन में लाते हैं, तो थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करना चाहा था। डेरिवेटिव क्या होता था आप लोगों ने पढ़ा था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। सपोज x की वैल्यू आपने x प्लस डेल्टा x तक कर दी है तो y की वैल्यू डेफिनेटली y प्लस डेल्टा y तक हो जाएगी। अगर आपने x में डेल्टा x चेंज किया है तो y में डेल्टा y चेंज हो गया। अब डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज डिवाइडेड बाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज, और ये कब? जब ये चेंज बहुत ज़्यादा स्मॉल है। इसीलिए हम क्या लिखते हैं? लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। इसको हम कहते थे डेरिवेटिव ऑफ y। डी ओवर डी एक्स का मतलब होता था डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव ऑफ वाई ये होता था बेसिकली लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इसके जस्ट रिवर्स प्रोसेस जो है दैट इज नॉन एज इंटीग्रेशन। आज हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब इंटीग्रेशन किस तरीके से डिफाइन होता है, क्या है क्या नहीं है। जैसे डी ओवर डी एक्स और सपोज यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो सभी बच्चे जानते हैं ये 2x के बराबर है। अब मान लीजिए हम इस एक्स स्क्वायर को हटा देते हैं। इस एक्स स्क्वायर को हटा करके यहाँ हम एक फंक्शन लिख देते हैं। लेट अस सपोज दैट हमने यहाँ पर फंक्शन दे दिया f ऑफ x, ये लिख दिया हमने f ऑफ x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2x है। Now someone is asking what is the value of here f of x। यहाँ पर f of x की वैल्यू क्या है? तो f of x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको एक ऑपरेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। एक मैथमेटिकल प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस से आप f of x की वैल्यू निकाल के लाएंगे। ये जो f of x की वैल्यू कैलकुलेट करने की प्रोसेस होती है actually it is known as integration। तो whenever we are having derivative of any function then how we can find function। हम फंक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके लिए जो हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे दैट प्रोसेस इज नॉन एज इंटीग्रेशन। करेक्ट। तो यहाँ fx कैलकुलेट करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। आप लोगों को अच्छे से पता है इसे हम क्या कहते थे? डेरिवेटिव कहते थे। यहाँ पर fx के लिए 3 नेम्स यूज़ किए जाते हैं, आप कभी कंफ्यूज्ड मत होना। इसको कुछ लोग एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, कुछ लोग इसको इंटीग्रल भी कहते हैं, इंटीग्रल, और कुछ इसे प्रिमिटिव भी कहते हैं, प्रीमिटिव। तो आप इसमें से कुछ भी यूज कीजिए, ये दोनों बहुत पॉपुलर हैं, एंटी डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल। प्रिमिटिव तो कभी कभी कोई यूज करता है। तो एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करने की प्रोसेस जो है वो इंटीग्रेशन कहलाती है। तो वैसे तो बेसिकली हमने एक एटमोलॉजिकल मीनिंग में बता दिया है कि इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इफ वी आर कमिंग इन मैथमेटिकल डेफिनेशन देन वी हैव टू से दैट to find the antiderivative of any function we will apply a process. This process is known as
इंटीग्रेशन, इस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहेंगे। करेक्ट। दूसरी एक छोटी सी बात आप हमेशा ध्यान रखना, इंटीग्रेशन की प्रोसेस और डिफरेंशिएशन की प्रोसेस से जो हम रिजल्ट निकालते हैं, दैट इज़ डेरिवेटिव और इंटीग्रल निकालते हैं, ये हमेशा एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब ईच फंक्शन कैन नॉट बी डिफरेंशिएट और कैन नॉट बी इंटीग्रेट। हर एक फंक्शन को हम इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते हैं एंड हर एक फंक्शन को हम डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते। जैसे आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स आ जाए और आपसे कोई कह दे व्हाट इज द एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो आप तुरंत ही हाथ खड़े कर देंगे भाई। आप बोलेंगे इट्स डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, इसका डेरिवेटिव यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसी तरीके से कुछ ऐसे फंक्शन यहाँ होते हैं जहाँ पर हम उनका इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं, इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करा पाते हैं। तो आप छोटी सी बात ध्यान रखना कि हर एक फंक्शन का ना तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है और ना ही आपका हर एक फंक्शन का इंटीग्रल भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फंक्शन हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए, तभी हम उसे डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं और तभी हम उसे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। अब साइंस के बच्चे तो इंटीग्रेशन का सिंबल बहुत पहले से ही यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, 11 से ही स्टार्ट कर देते हैं। एक टूटा फूटा एस बनाते हैं इस तरीके से, इट इज़ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अगर ये हमने कोई फंक्शन लिख दिया एफ एक्स, इसके बाद हम डी एक्स लिखते हैं और इसके आगे कुछ आंसर आता है इन टर्म ऑफ एक्स, तो ये इसको हम कैसे रीड करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसे पढ़ा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये जी ऑफ एक्स के साथ साथ अभी लेटर और हम आपको डिफाइन करेंगे, साथ में एक हमें सी भी लिखना होता है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ये अभी नहीं, बाद में हम आपको डिफाइन करते हैं क्या होता है ये। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स जो है वो हम जी एक्स लिखा करते हैं। करेक्ट। आप ध्यान रखेंगे, इसको तो हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, ये तो हमारा साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। ये जो एफ एक्स है मतलब ए फंक्शन हुज इंटीग्रेशन हैज़ टू बी डन, ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन होना है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड, अ फंक्शन हुज इंटीग्रेशन हैज़ टू बी डन इज नॉन एज इंटीग्रैंड। और जो आपको राइट साइड में आंसर मिलता है, रिजल्ट मिलता है, इसको आप इंटीग्रल कहिए, अदरवाइज एंटी डेरिवेटिव कहिए, आप एंटी डेरिवेटिव कहिए या प्रिमिटिव कहिए, कुछ भी कहिए चलेगा। जनरली हम दो ही वर्ड यूज़ करेंगे, इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको। एफ एक्स का मतलब इंटीग्रैंड है, राइट साइड में जो जी एक्स है इसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रल कहते हैं। डी एक्स का मीनिंग यहाँ पर यह दिखाता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अभी लेटर ऑन हम आपको डिफाइन करेंगे सी की क्यों नीड होती है। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं सी को। ठीक है, अब ये सी की नीड क्यों पड़ी, क्या रीज़न है इसके पीछे, ये हम देखना चाहेंगे। तो इससे पहले आपने साइन ऑफ इंटीग्रेशन समझ लिया क्या होता है, इंटीग्रैंड आपने समझ लिया क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव आपने समझ लिया क्या होता है। जैसे थोड़ी देर के लिए अभी आपको नहीं पता है, मैं एग्जाम्पल लिख देते हैं, आपको बाद में पता लगेगा क्या है ये। एक स्टैंडर्ड फार्मूला है साइन एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, ये cos x है, ये sin x है, ये c है। तो बेटा यहाँ sin x को क्या कहेंगे आप? दैट इज़ नॉन एज इंटीग्रैंड। जो माइनस cos x है इसे आप क्या बोलेंगे? इट इज़ योर इंटीग्रल। और जो c है इसे आप क्या बोलेंगे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये नेम्स हो गए। कभी कभी लोग इसके पूरे को कह देते हैं एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। साइन एक्स एंड डी एक्स दोनों को एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब हमेशा ध्यान रखना, ये इंटीग्रेंड जो है इट इज़ ए वेरी वेरी रॉयल पर्सनालिटी।
इंटीग्रेंड बहुत ज़्यादा रॉयल पर्सनालिटी है। इसके पहले भी एक बॉडीगार्ड होता है और इसके बाद में भी एक बॉडीगार्ड होता है। मतलब ये जब भी मूव करेगा तो इसके आगे पीछे बॉडीगार्ड लगाने आपको ज़रूरी हैं। जैसे हमने साइन एक्स इंटीग्रेंड रखा था तो साइन एक्स के पहले एक ये बॉडीगार्ड लगा दिया है और उसके बाद ये दूसरा लगा दिया। अगर आप इसमें से एक भी लिखना भूल जाते हैं तो ये इनकम्प्लीट मीनिंग हो जाएगा इसका। तो ये ध्यान रखेंगे, इंटीग्रेंड के लिए दो बॉडीगार्ड होते हैं, एक इंटीग्रेशन का साइन है और एक ये dx है। ठीक है, अब ये c के चक्कर में हम पढ़ते हैं, ये c क्या वाला है, ये क्यों लिख दिया हमने c, मतलब ये अननेसेसरी आपके लिए c लिखा है, क्योंकि आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो डिफ्रेंशिएशन है वो तो एक ही कैटेगरी का है बट इंटीग्रेशन दो कैटेगरी का है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा यूनिक होता है, बट अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है तो इट इज़ नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है इस चीज़ को हम देखेंगे। आपने देखा है डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, दिस इज इक्वल टू, या x स्क्वायर ले लेते हैं हम तो थोड़ा ठीक रहेगा, नहीं बनी लिखना पड़ता है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज 2x। ठीक है, तो यहाँ से अभी अभी आपने सीखा है कि इंटीग्रेशन इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। अगर आप इंटीग्रेशन कर दें किसका, 2x का, तो आपका आंसर आना चाहिए x स्क्वायर। लेकिन हमने यहाँ पर फंक्शन चेंज कर दिया, x स्क्वायर प्लस 1 दे दिया, तब भी आपने तो डिफ्रेंशिएशन 2x ही लिखा है, डेरिवेटिव 2x ही दिया है। अब यहाँ से आप ज़रा 2x का करना है इंटीग्रेशन, तो ये आपका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। अगर मान लीजिए हम आपका फंक्शन जो है वो x स्क्वायर प्लस 2 दे देते हैं तो डेरिवेटिव तो 2x ही रहेगा। अब यहाँ से अगर आप इंटीग्रेशन लिखते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम डिफ्रेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 करते हैं तब भी डेरिवेटिव 2x ही आएगा। अब यहाँ से अगर हम इंटीग्रेशन लिखते हैं तो ये हमारा x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप अगर कोई कांस्टेंट डाल दीजिए, सपोज आपने x स्क्वायर प्लस k लिख दिया, आपका डेरिवेटिव तो 2x ही आएगा। अब यहाँ से इंटीग्रेशन लिखेंगे तो ये आपका x स्क्वायर प्लस k हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो डेरिवेटिव आता है हमारा, ये तो हमेशा यूनिक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपका यूनिक चल रहा है। लेकिन जो आपका यहाँ पर राइट हैंड साइड में इंटीग्रल मिल रहा है, इट इज़ नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं आ रहा है। एक तो लिखता है एक्स स्क्वायर, एक कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस के। तो ये आंसर एक कांस्टेंट के साथ वेरी कर रहा है। फंक्शनल पार्ट तो सेम है बट कांस्टेंट पार्ट क्या हो रहा है, हमारा वेरी हो रहा है। यहाँ पर तो बच्चे ने 0 लिखा हुआ है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पर दिया है -1, यहाँ पर के दिया हुआ है। तो अब हम क्या लिखें, मान लीजिए हमें पेपर में लिखा मिल जाता है कि राइट द इंटीग्रेशन ऑफ 2x, तो भैया हमारे पास ये थोड़ी ना दिया होगा पहले उसने कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी 2 है, इसका ये होता है तो इंटीग्रेशन लिखो। उस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ये दिया हुआ है तो हम ये लिख देंगे। लेकिन जब हमें 2x है तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, एक हमारे सामने प्रॉब्लम आती है बिकॉज ये यूनिक नहीं है। ठीक है, तो इस कंट्राडिक्शन से बचने के लिए इसका इंटीग्रेशन हम एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख देते हैं। सी जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब है एक कांस्टेंट हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन योर चॉइस, आपकी चॉइस पर वैल्यू डिपेंड करती है। चाहे तो आप सी को 0 रख दीजिए या 1 रख दीजिए या 2 रख दीजिए, ये एक पैरामीटर हो जाता है बेसिकली। तो ये लिखेंगे और यहाँ सी को कहते हैं हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो जाके हमारा आंसर कंप्लीट होता है। तो लेकिन यहाँ पर एक बात तो है, सी की वैल्यू अनसर्टेन है।
हमारी मर्जी है, मैं तो 0 कहता हूँ भाई। अगर मान लो रमेश की मर्जी है, वो कहता है 1 है, नीता कहती है -2 है, तो ये तो एक पर्सन टू पर्सन ओपिनियन में वेरिएशन हो जाती है। तो एक अनसर्टेनिटी है, ये आंसर सर्टेन नहीं है, ये आंसर सर्टेन नहीं है हमारा x² + c। इसलिए हम इस टाइप के इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं, अनसर्टेन आंसर वाला इंटीग्रेशन। इसके लिए मैथ में एक प्रॉपर नेम इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा जिसको हम बोलेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये जो इंटीग्रेशन है हमारा वो क्या है, इनडेफिनिट। ये बेटा इनडेफिनिट क्यों कहलाया, क्योंकि इसका आंसर सर्टेन नहीं है। और ये इंटीग्रेशन इनडेफिनिट बना क्यों है, बिकॉज डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। अगर कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 नहीं होता तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं आता। तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, इफ डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन एग्जिस्ट देन इट इज ऑलवेज यूनिक, बट इफ इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन एग्जिस्ट देन इट इज नॉट यूनिक, इट इज अनसर्टेन। इसमें अनसर्टेनिटी कहाँ होती है, कांस्टेंट पार्ट में होती है, कभी भी फंक्शनल पार्ट में अनसर्टेनिटी नहीं होती है। इस अनसर्टेनिटी को आगे चल के हम दूर कर देंगे अगर हम इंटीग्रेशन को एक इंटरवल में इंटीग्रेट करें। जो इंटीग्रेंड है उसको एक इंटरवल लगा दें, a to b एंड 2x एंड dx करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा सर्टेन आंसर आएगा, वो आंसर हमारा सर्टेन आएगा। तो हम अपने इंटीग्रेशन को डेफिनिट इंटीग्रेशन का नाम देंगे। तो जब भी डेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा तो ये जो टूटा फूटा सा एस साइन लगा रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर आपको 2 वैल्यूज़ पक्का लिखी मिलेंगी। अगर 2 वैल्यूज़ आपको लिखी मिल जाती हैं देन योर इंटीग्रेशन इज़ डेफिनिट। ये केवल एस टाइप का साइन ही बना हुआ है तो आपका ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इट इज़ क्लियर। अब जो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकल के आता है, जो इंटीग्रल होता है, थोड़ा हम आपको डेप्थ में ले जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे जो इंटीग्रल है ये क्या है, इंटीग्रल चीज़ जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या चीज़ हमें शो करता है, ये फंक्शन जो एंटी डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं, तो थोड़ा इसको हम 2 मिनट आपके साथ लगाएंगे, फिर मैथमेटिकल पोर्शन पर ही आ जाएंगे। जैसे अभी आपने देखा था डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² दिस इज इक्वल टू 2x। ये x² हमने हटा दिया, हमने यहाँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोई फंक्शन डाल दिया। ये क्या है, बेसिकली हमारा इंटीग्रल है ना, दिस इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर आपने देखा ये इंटीग्रल अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है, ये x² भी आ रहा है, x² + 1 भी आ रहा है, ये आपका वो x² + 2 भी आ रहा है, ठीक है, एंड डॉट डॉट डॉट, ये आपका x² - 1 भी आ रहा है, ये x² + k भी आ रहा है। ये बेसिकली fx की वैल्यू आ रही है। और आप जानते हैं fx को हम क्या लिख देते हैं, y लिख देते हैं। तो यहाँ पर एक कर्व बनता है आपके पास, y = x² या y = x² + 1 या y = x² + 2, अदरवाइज y = x² - 1 या y = x² + k। अगर थोड़ा सा 11th आप रिकॉल करें तो आप यहाँ से समझ जाएंगे ये कौन सा कर्व है। हम थोड़ा आपको यहाँ डेप्थ में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्लियर हो जाए कि जो इंटीग्रल है ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x² इज इक्वल टू वाई। क्या ये कुछ ऐसी इक्वेशन नहीं है x² इज इक्वल टू 4ay की? आपको पता होगा ये क्या था, पैराबोला था। और कौन सा पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है, इसका वर्टेक्स 0 0 पर है। दूसरा वाला हम ऐसे लिख सकते हैं x² इज इक्वल टू y - 1, ये भी अपवर्ड पैराबोला है, बट इसके लिए वर्टेक्स 0 0 है, इसके लिए वर्टेक्स 0 1 पर है। तीसरा वाला जो हम लिखना चाहेंगे ये क्या होगा, x² इज इक्वल टू y - 2 है, तो अपवर्ड पैराबोला, बट इसका वर्टेक्स 0 2 पर हो जाएगा। करेक्ट, आप इसको लिखेंगे तो ये x² इज इक्वल टू हो जाएगा y + 1, तो इसका वर्टेक्स 0 - 1 हो जाएगा। y पर शिफ्ट होता जा रहा है। अब यहाँ लिखेंगे x² इज इक्वल टू, ये लिखा जाएगा y + k। x² इज इक्वल टू, हमने यहाँ क्या लिखा था, ये हमने यहाँ पर k दिया है तो -k दे देंगे, x² इज इक्वल टू, तो इसका वर्टेक्स हमारा हो जाएगा 0, k।
अब अगर आप इनको ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये क्या बनेगा। ये तो आपका स्टार्टिंग का पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है। दूसरा वाला आपका क्या है तो पैराबोला ही, लेकिन वर्टेक्स आपका कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है 0,1 पर जा रहा है। तीसरा वाला आप देखेंगे तो है तो पैराबोला ही अपवर्ड, लेकिन वर्टेक्स आपका कहाँ जा रहा है, 0,2 पर जा रहा है। अगर आप इसके बारे में थिंक करेंगे तो 0,-1 वर्टेक्स वाला पैराबोला है ये। अब ये k हमारा प्लस है या माइनस, ये तो नंबर पर डिपेंड करेगा। सपोज k प्लस है तो आपका यहाँ पर एक पैराबोला बनेगा। तो कुल मिला के एक कंक्लूजन आपके सामने आता है निकल करके, जो ये एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल है ये हमेशा क्या होता है, फैमिली ऑफ कर्व्स होता है। जो इंटीग्रल आएगा निकल करके वो हमेशा एक फैमिली ऑफ कर्व होता है, और इसका इंटरप्रिटेशन हमने आपको बताया था एरिया कैलकुलेट करने में हम करते हैं, इसका यूज करते हैं। जैसे डेरिवेटिव dy/dx क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से जो हमारा इंटीग्रल निकल के आता है ये हमेशा फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। एक बात ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन एक पॉइंट पर कैलकुलेट किया जा सकता है, बट इंटीग्रेशन कभी भी एक पॉइंट पर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इंटीग्रेशन हमेशा एक इंटरवल में कैलकुलेट करते हैं। ये एक इंटरवल के लिए कैलकुलेशन होती है, डिफरेंशिएशन एक पॉइंट पर कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन एक पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं बट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने आपको इंट्रोड्यूस किया है इंटीग्रेशन केवल क्या होता है क्या नहीं होता है। अब थोड़ा सा हम आपको इसके 2-4 स्टैंडर्ड फार्मूले हैं एंड बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और आज इतना ही रखेंगे। थोड़े से फार्मूले मतलब हार्डली आपका 5-10 मिनट और लेना है, जिससे कि हमारा इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से आप इस पर फुल फ्लैश वर्क देखेंगे। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हमेशा यूज करने हैं आपको। रिमेंबर ऑलवेज कांस्टेंट इनटू इंटीग्रेशन, दिस इज सॉरी विद रेस्पेक्ट टू तो मैंने लिखा ही नहीं था, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट को अंदर बाहर कुछ भी कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कांस्टेंट लगा हुआ है किसी फंक्शन के साथ तो उसको आप अंदर बाहर करते रहिए। जैसे मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना है 2x का, तो बड़े प्यार से आप क्या करेंगे, 2 को यहाँ लिखेंगे और x का इंटीग्रेशन कर डालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिफरेंशिएशन में भी हमारे पास फुल लिबर्टी थी। इसी तरीके से दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ होता है फर्स्ट फंक्शन प्लस माइनस सेकेंड फंक्शन एंड इट्स इंटीग्रेशन। बड़े प्यार से आप क्या करिए, सेपरेटली इंटीग्रेट कीजिए और उसके बाद प्लस माइनस कर दीजिए। अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस की फॉर्म में हैं तो आप उनको सेपरेटली इंटीग्रेट करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। जैसे आप देखिए इंटीग्रेशन आपको करना हो sin x प्लस e⁻x एंड dx का, तो हम बड़े आराम से क्या करेंगे, पहले sin x का इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद e⁻x का करेंगे इंटीग्रेशन, कोई हमें समस्या नहीं आएगी। करेक्ट। तीसरा रूल हमारा क्या होता है, अगर एक फंक्शन f1 है और दूसरा फंक्शन f2 है, इसका इंटीग्रेशन हम कभी भी f1x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f2x नहीं लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन में ही ऐसा था। आपके दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में हुआ करते थे तो कभी भी आप उनको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, वहाँ पर प्रोडक्ट रूल था। यहाँ हम इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ फार्मूला लिखा देते हैं, लेकिन अभी इसका यूज़ नहीं, काफ़ी बाद में इसको हम यूज़ करेंगे। इसका फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन हमें करना होता है प्लस ए कांस्टेंट c। यहाँ पर पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन चूज़ करने के लिए आपको फुल लिबर्टी नहीं है जैसे कि डिफरेंशिएशन में थी।
यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बाद में, थोड़ा ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमेशा जो सेकेंड फंक्शन होता है वो ईजिली इंटीग्रेबल कंसीडर किया जाता है। रिमेंबर ऑलवेज सेकेंड फंक्शन इज ईजिली इंटीग्रेबल। अब बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा ईजिली इंटीग्रेबल है, कौन सा ईजिली इंटीग्रेबल नहीं है। तो इसके लिए एक आप छोटा सा वर्ड याद कर लीजिए, इसको हमेशा फॉलो कीजिए तो आपको कामयाबी मिलती रहेगी। आइलेट, आई मीन्स होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी मीन्स आपका होता है ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई मीन्स होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर किसी भी प्रॉब्लम में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन दिया हुआ है तो हमेशा आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो आप लॉग को पहली प्रायोरिटी देंगे, लॉग भी नहीं है तो एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट देंगे, अगर एल्जेब्रिक भी नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट मानेंगे। ई हमेशा आपका सेकेंड फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल जो है वो हमेशा सेकेंड फंक्शन होता है। तो ये चार हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गए हैं। आई थिंक आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि जब हमें ओनली कांस्टेंट का ही इंटीग्रेशन करना है तो ये के एंड डी एक्स, ये डेरिवेटिव, ये इंटीग्रेशन, ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाते हैं, केवल ये एक्स छोड़ देगा। डी का मतलब विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव होता है, तो ये के एक्स प्लस सी हो जाता है। सी हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमारे पास चार, जो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। इन चार के बाद 10-12 स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। बस 2-4 मिनट की और बात है, इसके बाद हम इंट्रोडक्शन यहीं पर आपका ख़त्म करेंगे और इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स को हम टैकल कर सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा आपको सिंसियरली समझना पड़ेगा। हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि कभी भी आप इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे। नहीं तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट बच्चों के बीच में होती है कि 12th की इंटीग्रेशन बहुत टफ है, वैसे ऐसा है नहीं। तो कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले जो डिफ्रेंशिएशन की हेल्प से ही निकालेंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन आप लोग पढ़ते थे, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। अगर हम डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन प्लस 1 लिख दें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? एन प्लस 1 इंटू एक्स की पावर एन आ जाएगा। तो यहाँ से हम एक फार्मूला लेके आ रहे हैं आपके लिए, x की पावर n एंड dx। इस चीज़ को उठा के हम यहाँ पहुँचा देंगे तो ये हमारा बन जाता है x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस सी। बट यू मस्ट बी वेरी अलर्ट, n कैन नॉट बी -1। अगर n की वैल्यू -1 हो गई तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो ये फार्मूला उसी से सिचुएशन में एप्लीकेबल है जब n की वैल्यू -1 नहीं है। अब सपोज वैल्यू -1 आ ही जाती है, ये है तो आपने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log ऑफ x व्हेनेवर x इज ग्रेटर देन 0 दिस इज इक्वल टू 1/x। जब ये x ग्रेटर देन 0 था तो 1/x पढ़ के आए हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब हम नहीं लिखते हैं x इज ग्रेटर देन 0 तो मॉड ऑफ x लिख देंगे प्लस c लिखेंगे। इसी तरीके से आपने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है, तो यहाँ से आप e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x प्लस c लिखेंगे। आपने पढ़ा था डिफ्रेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x क्या होता था? a टू दी पावर x इंटू लॉग a। इसको उठा के यहाँ डाल दीजिए भाई, यहाँ लिख दीजिए तो आपके पास इंटीग्रेशन a टू दी पावर x का भी आ जाएगा। ये a टू दी पावर x डिवाइडेड बाई लॉग a प्लस c। तो ये चार फार्मूले तो आपके एल्जेब्रिक हैं, जिसमें xn का फार्मूला है, 1/x का है, e की पावर x का है एंड a की पावर x का है। हम बार बार आपके लिए डिफ्रेंशिएशन के साथ इंटीग्रेशन दोनों ही लिख रहे हैं कि कहीं आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो जाए कि किसका क्या फार्मूला है। ये यहाँ से हम लिख सकते थे x की पावर n-1 का इंटीग्रेशन, बट थोड़ा सा ये अजीब सा लगता, इसलिए हमने x की पावर n बनाया, यहाँ से लेके आए।
log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x आपको पता है, log x का डोमेन हमेशा क्या होता है, x इज ग्रेटर देन 0, 0 टू इन्फाइनाइट, 0 इज नॉट इन्वॉल्व। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 ही होगा। यहाँ पर हमने इस कंट्राडिक्शन से बचने के लिए इसे मॉड ऑफ x लिख दिया है। e की पावर x ये एक ऐसा फंक्शन है, ना तो इसका इंटीग्रेशन ने कुछ बिगाड़ पाया ना डिफ्रेंशिएशन ने, जो ये है वो ही बना रहा। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक एक्सपोनेंशियल में e बेस नहीं है, कोई दूसरा a बेस दे दिया, तो इसके लिए फार्मूला। तो 4 फार्मूले तो आपके पास हैं किसके, ये अलजेब्रा के। ऐसे ही 6 फार्मूले आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के हैं, और 3 फार्मूले कह लो या 6 कह लो इन्वर्स के हैं। इतने ही स्टैंडर्ड फार्मूले आपको लर्न करने हैं। अब आपने पढ़ा था डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ से इंटीग्रेशन में क्या बनेगा, हमेशा ध्यान रखेंगे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो साइन एक्स प्लस सी होता है। आपने पढ़ा था डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, ये था माइनस का साइन एक्स, इस माइनस को उठा के इधर पहुंचा दीजिए। तो यहाँ से आप लर्न कर लेंगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो कॉस एक्स होता है, बट विद नेगेटिव साइन होता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी आपको, अब साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस था बट इंटीग्रेशन माइनस कॉस है। तीसरा फार्मूला आपने पढ़ा था डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, ये आपने देखा था सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आप लर्न करेंगे सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला जो है इंटीग्रेशन में टेन एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब आपने देखा था डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, ये कितना पढ़ा था आपने, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से इस माइनस को उठा करके यहाँ पहुँचा दीजिए, तो आप कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कॉट एक्स पढ़ेंगे। फिर आपने देखा था डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक ऑफ एक्स, सेक ऑफ एक्स का कितना था भाई, सेक एक्स इंटू टेन एक्स था। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा सेक ऑफ एक्स प्लस सी है। और आपने लास्ट ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कॉसेक ऑफ एक्स, इसका फार्मूला था कॉसेक ऑफ एक्स इंटू कॉट एक्स। इस माइनस को उठा करके यहाँ भेज दीजिए, तो आपका फार्मूला बन जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स एंड डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। तो जो ट्रिग्नोमेट्री में है वो आपके यही 6 स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने कॉस का लिखा, साइन का लिखा, सेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, सेक एक्स टेन एक्स एंड कॉसेक एक्स कॉट एक्स लिखा, बाकी तो हमने बड़े सारे गायब कर दिए, ना यहाँ टेन लिखा, ना कॉट लिखा, ना सेक लिखा, ना कॉसेक लिखा। क्या इनका इंटीग्रेशन निकाल ही नहीं पाते? निकालेंगे हम, एक टेक्निक से निकालेंगे, इंटीग्रेशन की टेक्निक से, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उससे निकालेंगे। फार्मूला हम लर्न करेंगे बट हम बेसिक फार्मूले में उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये 6 फार्मूले आप ट्रिग्नोमेट्री के लर्न कर लीजिए बेटा। कॉस का डिफ्रेंशिएशन, साइन का, सेक स्क्वायर का, कोसेक स्क्वायर का, सेक एक्स टेन एक्स का एंड कोसेक एक्स कॉट एक्स का। बस इन्वर्स ट्रिगो के और देख लीजिए तो बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे के लिए हम वर्क स्टार्ट कर लेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। आज हमने केवल आपको इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोडक्शन ही दिया है और कुछ नहीं किया है आज। अब आपने पढ़ा है डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, आप लोगों को बड़े अच्छे से आता है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से एक इंटीग्रेशन में क्या बनाओगे फार्मूला, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। सी तो लगाना ही है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसलिए थोड़ा हम स्पेस छोड़ देते हैं, कुछ और हमारा पर्पज है यहाँ पर। टेन इनवर्स एक्स, इसका क्या पढ़ा था आपने, इसका पढ़ा था 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको कभी भी लिखना होगा तो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी दे देंगे। एक लास्ट आपने डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स पढ़ा था, क्या था, 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका आपका जो इंटीग्रेशन है वो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। हाँ, थोड़ा हमने इसलिए स्पेस छोड़ रखा था कि कुछ और भी हमें बताना था आपको। तो जैसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ आपने कॉस इनवर्स एक्स भी तो पढ़ा था, माइनस का 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। अगर आपके पास यही प्रॉब्लम लिखा हुआ है और आप एग्ज़ाम में इसके लिए लिख देते हैं माइनस का
कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, तो कुछ गलत नहीं है, ये भी चलेगा। माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी बिल्कुल करेक्ट है इंटीग्रेशन। साइन इनवर्स एक्स भी सही है, माइनस कॉस इनवर्स भी सही है। इसी तरीके से आपने डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स की स्टडी की थी, -1/1 + एक्स स्क्वायर। तो कभी भी ये अगर मिल जाता है तो इसके लिए इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। ऐसे ही आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x -1/x √(x²- 1)। तो बेटा यहाँ से आप इसका अगर इंटीग्रेशन कभी भी एग्ज़ाम में आप ये लिख आते हैं माइनस का cosec इनवर्स x प्लस सी, तो ये गलत बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल राइट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे इंटीग्रेशंस हो चुके हैं। अब थोड़ा सा 2 मिनट का काम और है, बस काम ख़त्म। अब बच्चे के मन में ये होगी यार एक ही फंक्शन है और यहाँ हम पेपर में ये लिख के आए या ये लिख के आए, इनमें कोई फ़र्क तो नहीं है, दोनों एक ही हैं। जैसे आपने लिखा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है, क्या ये साइन इनवर्स एक्स प्लस सी कैसे हो गया? अरे आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला पढ़ा है, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी की जगह पर माइनस कॉस इनवर्स की वैल्यू आप डाल सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये आपका बेसिकली क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बनेगा, माइनस का π/2 बनेगा, प्लस सी बनेगा। माइनस का π/2 प्लस सी एक कांस्टेंट ही तो है, तो इसकी जगह पर आप एक नया कांस्टेंट दे देंगे, ये दे दिया, तो आंसर तो दोनों एक ही आ गए ना, ये दोनों आंसर सेम मिल जाते हैं। तो यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, चाहे आप इसको लिखिए या इसको लिखिए, देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न एट ऑल। तो ये आपके स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसको आप पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इंटीग्रेशन की एक्चुअल प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।